जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। सबसे पहले तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को एसएससी जीडी का जो आपका कल से एग्जाम है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जितने भी छात्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं सभी अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो और आपको इसी साल वर्दी मिल जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और इस क्लास का केवल एकमात्र मोटिव ये है कि एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसका केवल आपको बस टेलर दिखाने के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले अपने लोगों ने इसकी एक मैराथन क्लास तैयार कर ली है, उस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप लोग उससे नहीं जुड़ पाए हैं। जिस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया था जहां से पूरी पूरी आपको पेपर मिलने की वहां से संभावना है। मैथ के जितने भी टाइप आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे उस क्लास में कराए गए हैं। आज की इस क्लास में केवल एक प्रैक्टिस सेट इसलिए करा रहे हैं कि आप ये देख लीजिए एसएससी जीडी इस लेवल तक के प्रश्न आपको देता है जहां से आपका जो डर है वो इस क्लास को देखने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब एसएससी जीडी ऐसे प्रश्न आपको दे रहा है तो फिर क्यों आप नौकरी नहीं ले पा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम की एक बार से पुनः शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अपने लोग ये प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जिसके एक एक प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से शुरू करेंगे, अपने लोग सॉल्व करेंगे। ये देखो एसएससी जीडी में 27 फरवरी 2024 को आया हुआ प्रश्न। अब आप देख लीजिए अगर इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में आएंगे और अगर आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे तो भैया ये केवल आपकी कमी है। कैसे सॉल्व करना, ये बॉडमास नियम का प्रश्न है। और बॉडमास नियम का जब भी आपको प्रश्न हल करना है तो केवल बॉडमास नियम को याद कर लो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको इसमें ब्रैकेट लिखी हुई दिख रही तो ब्रैकेट को हल करना है, और ब्रैकेट अगर नहीं है तो फिर आपको ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है उसे हल करना है। अगर वो भी नहीं है तो आपको भाग करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। इतने प्रश्न को केवल हल करोगे। 444 के लिए अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे अब कौन बचा होगा, 41 गुणा 8 बचा होगा और 26 गुणा 3 बचा होगा। भाग करने के बाद आप गुणा करेंगे अगली बार में, उसके बाद में जोड़ेंगे और उसके बाद में घटाएंगे। हालांकि जोड़ और घटाया करते समय आप आगे पीछे प्रश्न को कर सकते हैं। 444 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 222 बनेगा। 41 और 8 की गुणा करेंगे तो ये 328 होगा। 26 और 3 की गुणा करेंगे 78। आप वैसे तो पहले जोड़ लीजिए और अगर जोड़ना नहीं तो आपका मन है 328 में से चाहे 78 कम कर दो, ऐसे कर लो। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 300 और 2 500, ये होगा 550। और 550 में से अगर 78 कम करोगे तो ये आ जाएगा अपना 472। और ये आपका चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न अगर देखेंगे वो इस तरह का, ये भी आपका एसएससी जीडी की 27 फरवरी 2024 को दूसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है जो चक्रवृद्धि ब्याज का है। 2200 रुपए आपने ब्याज पे दिए हैं तो जितना रुपया हम ब्याज पर देते हैं उसे कहते हैं पी यानी प्रिंसिपल। ये मूलधन है। 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना मिल जाता है। अगर ये ब्याज मिला है तो प्रिंसिपल जो इतना था अब मिश्रधन कितना बन गया होगा। इसमें यह पूछा है वार्षिक ब्याज की दर कितने % होगी। अगर कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में आपसे दर पूछी जाए तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। कितना रुपया ब्याज पर दिया है, एक तो ये पता होना चाहिए जिसे पी कहेंगे, और ब्याज सहित कितना रुपया बन गया होगा यानी मिश्रधन ये पता हो जिसे ए कहेंगे। तो मिश्रधन जो होता है उसमें क्या क्या चीज जुड़ी हुई होती है, प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज जुड़ा हुआ होगा। तो वो अलग अलग दे रखा है भाई, ये ब्याज रहा और ये क्या है प्रिंसिपल। तो 2200 रुपए आपके क्या है प्रिंसिपल और इस पे ब्याज मिला है 3836.8। अगर इससे जोड़ लेंगे तो ये कितना बनेगा, 2200 तो ये रहा, जब इससे जोड़ेंगे 0.8 ये रहा, 6 3 8 2 10 3 2 5 और 1 6, ये आपका क्या बन गया, ए बन गया होगा। अब इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप डेसिमल हटा लो। अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, एक जीरो आएगा, और ये जो जीरो लिखा है जब इसे हटाएंगे रेशियो निकाल रहे हैं 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 यहां आ जाएगा। अब आपका जो आंसर बना होगा वो ये 22,000 बन जाएगा और इधर लिखा होगा 60,368। इसके लिए इतना छोटा बना लो कि दोबारा से ये किसी और संख्या से कटे ना। तो सबसे पहले आप इसे 11 से अगर काटोगे तो 11 दूनी 22 और ये 0। अगर इसे 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, यहां 5 बचा, 11 चौक 44 हो गए, यहां बचा होगा 9, 96 हो गया, 11 अट्ठे 88, 8 बचा, 11 अट्ठे 88। अब ये दोनों नंबर किससे और कट सकते हैं, देखो 8 से काट लीजिए। अगर इसे 8 से काटोगे 8 दूनी 16 होता है, 4 बचा, 8 पंजे 40,
इसे 8 से काटोगे तो ये 250 आएगा, इसे 8 से काटेंगे 8 छंग 48, 6 बचा, 8 अट्ठू 64 और इधर बचा 4, 8 छंग 48। दोबारा से ये नंबर और काट लो, अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 125 आ जाएगा और इसे 2 से काटोगे तो ये 343 आएगा। अब मेन बात यही, ये प्रश्न कितने टाइम के लिए आप हल कर रहे हैं। पी और ए में जो रेशियो आपने निकाला है वो काट कर इतना बन रहा है 125:343। ये प्रश्न 1.5 वर्ष के लिए चल रहा है, लेकिन यहां पे लिखा है छमाई, तो 1.5 वर्ष में आप सभी लोग जानते हैं अगर 1.5 वर्ष लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ 1.5 वर्ष में 6 महीने के 3 बार चेन रूल लगे होंगे, तो इसे हम 3 छमाई मानेंगे। अगर आप हाफरली एग्जाम देते हैं तो 1 साल में 2 हाफरली एग्जाम होंगे, अब आधा साल अगर और बढ़ा दें तो 3 हाफरली एग्जाम हो गए। अगर 3 साल का प्रश्न चला रहे तो इसका घनमूल निकालोगे, 4 साल का अगर प्रश्न चल रहा है तो इसका फोर्थ रूट निकालोगे और 1 साल का अगर प्रश्न चल रहा है तो कुछ मत निकालो, डायरेक्ट यहीं से कंपेयरिंग करेंगे। 125 का अगर घनमूल निकालेंगे तो हम लोग इसे 5 लिखेंगे और अगर 343 के घनमूल की बात करेंगे तो इसे 7 लिखेंगे। मतलब 5 रुपए जो है वो 7 रुपए बन जा रहे हैं। और आपको बताना क्या है, दर बतानी है, वो भी परसेंटेज में। दर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, जिसका कॉन्सेप्ट होता है जितना आपको ब्याज मिला है वो और उसके लिए भाग किससे करेंगे आप, पी से, गुणा 100। ब्याज आपको 5 रुपए ब्याज पे दिए थे, वो 7 बन गए थे। अगर 5 रुपए 7 बन गए तो इसका मतलब 2 रुपए का ब्याज मिला है, 5 पर ब्याज मिला है और 100 से यहां पर गुणा करेंगे। अगर इस 100 के लिए 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करने का मतलब है ये बन जाएगा आपका 20 और 20 दूनी कितना होता है 40। 40% जो आपकी दर निकल कर आई है ये छमाई पर आई होगी, यानी 6 महीने में आपको 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन आपको जो दर बतानी है वो वार्षिक दर बतानी है, तो अगर 6 महीने में आप 40 रुपए कमा रहे हो ये मानकर चलो, तो 1 साल में यानी ईयरली कितना होगा, इसका 2 मल्टीपल होगा। 40 का अगर 2 मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 80%। अगर यहीं पर तिमाही का चलता होता तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि 1 साल में 2 छमाई होती है, तो 1 छमाई के लिए 40%, 2 के लिए 80% बना होगा। ये आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, जहां कहा है कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो आपको यह बताना है कुल लाभ कितना होगा। देख लो, ये भी आपका एसएससी जीडी को 27 फरवरी 2024 की दूसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। कुल वस्तु जो है हमने मान ली है 100 वस्तु हैं और ये 100 रुपए में आप लेकर आए हो, ये भी मान लो। इनमें से कुछ वस्तुओं को आप फायदे पर बेचोगे, तो कितनी वस्तुओं को फायदे पर बेच रहे हैं, 80 वस्तुओं को। और कुछ वस्तुएं, अब 80 अगर बेच दी तो यहां पर 20 बची होंगी। 80 वस्तुओं को आप क्या करना है, 20% के लाभ पर बेचना है, यानी इन पे आप 20% का क्या ले रहे हैं, लाभ लेंगे और इधर वालों पर 30% की क्या करोगे, हानि करोगे, नुकसान करेंगे। अगर 20% लाभ पर इन्हें बेच रहे हैं तो अब 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचा होगा, और अगर हानि पर बेच रहे हैं तो 30% की हानि का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 70 में बेचा होगा। अब 70 ऊपर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 70 की वैल्यू बतानी है, लेकिन चीज वो 100 की थी। कैलकुलेट अगर इसे करोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 अट्ठे 96 रुपए इसकी कीमत आई होगी। 2 जीरो से ये कैंसिल, 7 दूनी 14 रुपए ये आ गई। 100 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा था, जबकि कुछ को 96 में बेच दिया, कुछ को 14 में, तो टोटल आपका ये 110 बना होगा। यानी 100 रुपए में आपने खरीदा है और 110 में बेच दिया है। इससे कंपेयरिंग करोगे, 100 रुपए की चीज को अगर 110 में बेच रहे हो तो भाई सीधी सी बात है 10% का आपको यहां से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 10% आपका दूसरे ऑप्शन में दिया है। अगले प्रश्न में देख लो, अगर किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ दें तो परिणाम में वही संख्या आपको मिल जाती है, उस संख्या का मान कितना होगा। देखो, एक संख्या है जो आपको अभी पता नहीं है, हमने मान ली वो संख्या x है। इसी संख्या का अगर 32% निकालें
तो अगर इस संख्या का 32% आप निकालोगे, इसे दूसरी भाषा में ये कहोगे ये 100% लिखा है। कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% की वैल्यू के बराबर होगी। तो चाहे तो आप x मान लीजिए, चाहे आप 100% मान लीजिए। अब इस संख्या का अगर 32% निकालो, जब इसका 32% निकालो या इसका 32% निकालो, बात तो एक ही है। इसका 32% निकालोगे तो यहां पे अब कितना रह गया होगा? प्रश्न में यह कहा है कि अगर इसका 32% निकालें और उसे 476 में जोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा? वही संख्या मिल जाएगी, यानी 100% आपको मिल रहा है। एक्स ना मानो, अगर एक्स मानोगे तब आपको गुणा ज्यादा करनी पड़ेगी। हमें क्या बताना? ये बताना उस संख्या का मान कितना है, 100% की वैल्यू बतानी है। ये 32% अगर यहां ले आएंगे तो 476 किसके बराबर बचा होगा? 68% के बराबर बचा होगा। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो 1% किसके बराबर आएगा? 476 के बटे में 68 लिखेंगे। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, 68 से अगर हम लोग इसे भाग करेंगे तो देखो कहां तक जा रहा है। 68 क्या 7 तक चला जा रहा है? 7 अट्ठे 56, 7 छंग बिल्कुल पूरा पूरा ये 7 पे जा रहा है। 1% अगर 7 के बराबर है तो 100% भाई किसके बराबर होगा? 1 अगर 7 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? 700 के बराबर होगा, यानी 100 से यहां गुणा कर दिए। बहुत कम गुणा भाग में आपको ये समझ में आया होगा। और ये भी देख लो 29 फरवरी 2024 को दूसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। मतलब एसएससी जीडी आपको केवल ऐसे लेवल के प्रश्न देता है जिसे एक बार अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आराम से 2025 में वर्दी ले लोगे। बस केवल आपको ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है। अगला प्रश्न देखो, दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है। इस क्लास में एक एक प्रश्न देख लो आप, एसएससी जीडी में आया हुआ है, क्योंकि इस क्लास को केवल इसीलिए करा रहे हैं कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है एसएससी जीडी की इतना टफ पेपर दे सकता है, तो आप देख लो एसएससी जीडी का इतना रडार है, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो प्रश्नों का जो सीरीज वो अपने रखते हैं वो इस टाइप का रखते हैं कि आप एक बार पढ़ने से ही आराम से कर सकते हो। दो संख्याएं जो पता नहीं है आपको, 11 और 13 के रेशियो में दे रखी है, लेकिन ये लिखा हुआ है इनका जो एचसीएफ है मासा वो 7 है। इसका मतलब ये हुआ अगर इनका एचसीएफ दे रखा है तो वो संख्याएं कितनी होंगी? ये भी 7 के मल्टीपल में होंगी, ये भी 7 के, तो 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91। 77 और 91 ये बात आपकी पहले ऑप्शन में लिखी हुई है। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है। उसे कितना फायदा हो रहा होगा? देखो 16% की अगर हानि पर वो बेचने के लिए कह रहा है तो 16% की हानि का मतलब क्या हुआ भाई? 16% की हानि का मतलब यह हुआ कि वो 100 रुपए की चीज को 84 रुपए में बेच रहा है। अगर वो 100 रुपए में खरीद के लाया है, ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, यानी इतने में उसने खरीदा है, लेकिन बेचा कितने में होगा? 84 में। अब अगर 100 की चीज को वो 84 में बेच रहा है तभी 16% का नुकसान होगा। लेकिन वो कह रहा है 1 किलो वजन के स्थान पर इतना वजन तोलता है, यानी आप खरीदने जा रहे हो 1 किलो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो वो बेच तो अपनी दुकान से तो 1 किलो ही बेच रहा है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। इधर ग्राम में, इसीलिए अपने लोगों ने इसे क्या कर दिया है? ग्राम में बना दिया है। एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा। उसने बेचा इतना है लेकिन बेचा इतना नहीं था, बेचा तो उसने इतना है, लेकिन बेचने के लिए तो कह तो इतना ही रहा है ना, तो आपको तो यही पता 1 किलो ले रहे हैं, जबकि वो, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में वो 750 ग्राम लेके आ रहा होगा और 1 किलो बेच रहा है, लेकिन बेच नहीं रहा, तो ये उसके प्रॉफिट में काउंट होगा। अगर यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आप लोग निकालोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, हल करेंगे तो ये बनेगा 300 और ये बनेगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। 300 रुपए की चीज को अगर 336 रुपए में आप बेचोगे तो यहां से जो फायदा हो रहा होगा वो 36 रुपए का हो रहा है। परसेंटेज में अगर लाभ निकालोगे 36 रुपए का फायदा 300 पे होता है। फायदा हमेशा जो होगा वो हमेशा सीपी पर होता है, और अगर हानि की बात की जाए वो भी सीपी पर होती है। और ये 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से 36 को भाग करोगे, 12 आपका आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन है।
ये भी देख लो, एसएससी जीडी में 22 फरवरी 2024 को तीसरी शिफ्ट में आया था। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितने सेंटीमीटर की होंगी जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। भाई समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होंगी। ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है 16√3, जबकि इसका फार्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में 16√3। यहां से आप भुजा बता सकते हो। हल करने पे ये √3 से √3 कैंसिल, नीचे से 4 हटाएंगे तो इसके पास गुणा में बन जाएगा। 16 और 4 की अगर गुणा करोगे तो ये 64 बनेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। जब ये हटा दोगे तब तो यहां से जो भुजा निकल कर आएगी वो 8 सेंटीमीटर की आएगी, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 हो गए, तो उनके अंकों का सही औसत कितना होगा। भाई 13 बच्चों का जो औसत था वो 130 है। अब ये जो औसत होता है इसका मतलब यह है प्रत्येक बच्चे के आप 130 अंक मानकर चलेंगे, लेकिन यहां पर गलती से कहा है ना, तो सही और गलत की बात चल रही है। सही क्या है और गलत क्या है। 32 के स्थान पर 23 होगा, यानी सही तो 32 था लेकिन गलती से आपने 23 कर दिया। तो 32 की जगह जब आपने 23 कर दिया है, यानी चीज उसे हमें ज्यादा देनी थी लेकिन कम दे दी है। अगर ज्यादा देनी थी और कम देनी है तो कितने आपने ज्यादा हिसाब गड़बड़ किया। भाई 32 रुपए देने थे और 23 दे दिए, इनका अंतर निकालोगे तो अंतर कितने का आएगा, ये आपका बनेगा 23 और 32 का अंतर 9 होता है। अब हमें क्या करना है, ये 9 अंक और देने होंगे, लेकिन ये 9 अंक किससे दिए जाएंगे, ये 13 लोगों को बांटने पड़ेंगे। तो औसत अब आपका 130 से ज्यादा आएगा। जब 9 के लिए 13 से आप भाग करोगे कितना आएगा, देखो 9 को 13 से भाग करेंगे, पॉइंट लगा के यहां एक 0 लगा लेंगे, 90 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 ज्यादा होता है, 13 छक 78, 12 बचा, ये 120, 13 सत्ते 91, 13 13 ने लगभग आपका 0.69 के आसपास बनेगा। 130 ये और 0.69 ये, टोटल आपका आंसर 130.69। ये आपका पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखो, राम अपनी मेज का क्रय मूल्य, राम अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर वह इस पे 10% का लाभ कमाता है तो छूट का परसेंटेज कितना होगा। यहाँ पे तीनों चीजों की बात चल रही है। भाई राम ने कोई एक मेज ली है, अब कितने में ली है हमें नहीं पता है, लेकिन ये कहा है क्रय मूल्य से 50% उसके ऊपर अधिक लिख देता है। अगर हम ये कह दें कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपए है, तो राम ने उस मेज के ऊपर कितना रुपया लिखा होगा। भाई यहां से 50% अधिक करोगे, 100 से अगर 50% अधिक करोगे तो 150 रुपए उसके ऊपर लिखे होंगे। ये 50% अगर अधिक की बात आएगी तब। अब क्या किया है, उसे 10% का फायदा भी हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। 100 रुपए की चीज पे अगर 10 रुपए का आपने फायदा लिया है, यहां 10% का उसे लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए की चीज आपने 110 में बेची होगी। बस बताना क्या है अपने लोगों को, छूट का परसेंटेज कितना होता है। जब कभी भी छूट निकालते हो तो सीपी का कोई काम नहीं होता है, आपको केवल ये पता हो छूट दी कितने की है। 150 रुपए उसके ऊपर लिखा है और 110 में बेच दिया है, तो जो यहां से डिस्काउंट मिला होगा वो 40 का मिला होगा। डिस्काउंट यहां निकालना है और डिस्काउंट आपका है 40। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से निकलता है, इसके भाग में 150 गुणा 100, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं केवल इसीलिए। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल करोगे, 5 से काटेंगे 3 पर और 5 से काटेंगे 2 पर। 40 दूनी 80, 80 के भाग में 3 आएगा और 80 को अगर 3 से भाग करेंगे तो ये आपका 26.67 के आसपास आंसर बनेगा, जो पहले ऑप्शन में है। 31 गुणा 32 गुणा 33 को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब कुछ साथी अपने ऐसे होंगे जो इसमें गुणा करने को लग जाएंगे।
भाई गुणा नहीं करना है, अब यहां दिमाग एसएससी वाला लगाओ, 5 सेकंड में केवल करना है। 31 के लिए और 32 के लिए और 33 के लिए, इनको 5 से अलग अलग भाग करके देख लो। अगर हम इससे 5 से भाग करें और इससे 5 से भाग करें और इससे 5 से भाग करें तो क्या होगा, 5 छक 30, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा और 5 छक 30, यहां 3 बचेगा। सबकी गुणा करोगे तो टोटल 6 बचेगा और 6 के लिए अब अलग से 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, एक आपका शेषफल बच जाएगा और एक का मतलब है ये आपका बी ऑप्शन में है। 11वां प्रश्न देखो, एसएससी जीडी में अगर कोई प्रश्न थोड़ा सा टफ लेवल का आता है तो वो आपको चाल और दूरी का प्रश्न मिलेगा जो इस टाइप का दिया है। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो वह स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। मान लो ये किसी बच्चे का घर है और वो यहां से कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब यहां से वो जब चल रहा है 16 की चाल से, इस स्पीड से चल रहा है और फिर वो 20 की स्पीड से चल रहा है, तो अगर वो इस स्पीड से जा रहा है तो उससे देर हो जा रही है, 4 मिनट कितना हो जा रहा है, लेट। ये 4 मिनट उसमें वो क्या हो गया, उससे देर हो गई है। और अगर वो इस चाल से जा रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। मतलब अगर इतनी तेज चल रहा है तो वो और पहले पहुंच गया है। हमें सिर्फ ये बताना है कि इसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी। अगर इस प्रश्न में चाल और दूरी का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो भाई ये प्रश्न आपसे 2-4 मिनट में भी नहीं हो पाएगा। तेज कैलकुलेशन अगर आपकी होगी भी तब भी कम से कम 2 मिनट ले लेगा। अगर आपको कभी ऐसे प्रश्न में डिस्टेंस बतानी हो यानी दूरी बतानी हो तो कॉन्सेप्ट भाई अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले तो यहां पर चालों की गुणा करोगे, चालों की गुणा, और उसके बाद में आप क्या करोगे, भाग में चालों का अंतर लिखेंगे और उसके बाद में समय का अंतर लिखेंगे। समयांतर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब समय का अंतर है। और भाग में आपको क्या करना है, कुछ चीजें मिनट में है तो इसे घंटे में अगर आपको बदलना है 60 से भाग करोगे। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति एक ही डिस्टेंस को अलग अलग चाल से चलता है और एक बार में चलने से देरी दे हो रही हो, एक बार में चलने से पहले पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस बताने का ये कॉन्सेप्ट है। अब देख लो आपको दो चाल दे रखी 16 और 20, तो एक चाल 16 हो गई, एक 20 हो गई, और यहां पे चाल का अंतर लिखेंगे नीचे। 16 में से 20 कम करेंगे, 16 में से 20 कम करोगे, अंतर निकाल रहे हैं तो आपको बस केवल घटाना है। आंसर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। समय का अंतर कितना होगा भाई, यहाँ 4 मिनट वो देर से पहुंच रहा है, यहाँ 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टोटल जो समय का अंतर होगा, एक बार इसे अंतर निकालेंगे ना तो एक को अगर प्लस मानेंगे एक को माइनस मानेंगे, क्योंकि एक देर हो रही है एक में पहले हो रही है, तो ये जुड़कर टोटल आपका बनेगा 16 मिनट और भाग में लिखोगे 60। अगर इसे अपने लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20 से इसे काटेंगे 3 पर, इधर बचा होगा ये देखो 16 ये और 16 ये, तो 16 ही लिखा रहने दो। इसके बटे में क्या लिखा है, 16 में से 20 कम करेंगे 4 और भाग में लिखा है 3। 4 से इसे भाग करोगे अगर तो ये 4 पर, मतलब 64/3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी और ये आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा। अगर इस प्रश्न को सबसे कम समय में आपको करना है तो ये कॉन्सेप्ट भाई बिल्कुल तोते की तरह रट लो। यदि ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का जोड़ 28 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी होगी। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु 3 और 4 के अनुपात में है। अगर आपसे कहा जाए इनका जोड़ कितना होगा तो आप तो यहां से ये कहोगे 7 अनुपात होगा, और वहां लिखा है 28 होगा, तो 7 किसके बराबर है, 28 के। यहां से 7 से अगर काटोगे तो 1 किसके बराबर होगा, 4 के। अगर 1 अनुपात 4 के बराबर है तो इसकी उम्र पूछी है, जबकि भाई बी की उम्र तो 4 अनुपात होनी चाहिए थी, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 से गुणा करोगे, 16 वर्ष आपका आंसर आएगा। अगर इसी प्रश्न में मान लो एक ही आयु पूछ ली जाती तो एक ही आयु क्या होती, 3 चौक 12, यहां 4 से गुणा कर देते। यहां पर रेशियो पूछा है, देखो x का मान दे रखा है,
x बराबर 3/8 y दे रखा है और y बराबर दे रखा है 3/4 z दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, x, y और z का मान पूछा है। इनके रेशियो अगर आपको निकालने हैं तो इस y को देखो, एक जैसी बिरादरी को इकट्ठा कर लो। x बीजगणित है और y बीजगणित है, तो y जब ऊपर से हटाएंगे इसके नीचे आ जाएगा। x बटे y बराबर आप लिखोगे 3/8 और यहां से z हटाएंगे तो y बटे z बराबर आप लिखोगे 3/4। अगर यहां से रेशियो निकालेंगे तो x और y में कितने का है, 3 और 8 का। ये दे रखा है 3 और 8 का। y और z में कितने का है, 3 और 4 का, तो y 3 हो गया और z कितना हो गया, 4। रेशियो जब कभी भी तीन चीजों से निकालना है तो यहाँ खाली जगह को आपको फिल करना होगा। यहाँ 8 लिखा है देखो इस खाली लाइन में, तो यहाँ पर 8 लिखो। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिखो। अगर हम लोग इसे हल करेंगे तो 3 3 9, 8 3 24 और 8 चौक 32, 9 24 और 32 ये आपका पहले ऑप्शन में दे रखा। अगर इसी प्रश्न में x और z का पूछ लेते तो 9:32 आता। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अनुपात का ऐसा प्रश्न आप मानकर चलो कि आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। W और x मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। W और x मिलकर एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं। x और y मिलकर 60 दिन में करते हैं, यानी x और y मिलकर इसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। W, x और y तीनों लोग मिलकर इसी काम के लिए 30 दिन में करते हैं। तो ये काम है कितना, एक ऐसी संख्या बताओ जो 40, 60 और 30 सभी से पूरी पूरी कट जाए। ऐसी संख्या 120 होती है और यही क्या माना जाएगा, आपका कुल काम माना जाएगा। अगर 120 को 40 से भाग करोगे तो आपका 3 बचेगा। 120 को अगर 60 से भाग करोगे 2 बचेगा। 120 को अगर 30 से भाग करोगे तो ये आपका 4 बचेगा। अब ये जो 3 2 4 निकल के आई, ये इनके काम करने की क्षमता निकल कर आ गई। हमें ये बताना है W और Y मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एक तो आपको W की क्षमता पता करनी है और Y की क्षमता पता करनी है। और ये पता कैसे करेंगे, देखो X और Y की क्षमता 2 है तो इनकी जगह पे अगर हम 2 लगा दें और दोनों की, ये तीनों मिला के 4 है, तो ये दोनों अकेले 2 काम कर रहे हैं, तो 4 होने के लिए इसकी क्षमता 2 होनी चाहिए। अगर W की क्षमता 2 है तो टोटल तो यह 3 लिखा है तो इसकी क्षमता 1 होगी। यहां 2 लिखा है तो x की क्षमता अगर 1 है तो y की क्षमता भी 1 होगी। काम हमें किससे कराना है, W और y से। W और y का मतलब है W की क्षमता 2 है और y की क्षमता 1 है, मतलब 3 हो रही है। तो कितने दिन लगेंगे, 120 काम को 3 की क्षमता से करोगे, 40 दिन आपका आंसर आएगा। 40 दिन आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। 810 मीटर लंबी अगर एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चाल अगर समान है तो हर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। आपसे चाल पूछ ली है, चाल बराबर आप कौन याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पे जो रेलगाड़ी है वो दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में चल रही है। अगर कभी भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत का मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो जो सापेक्ष चाल होती है वो दोनों की जुड़ जाएगी। सबसे पहले तो चाल अगर एक गाड़ी की x मानोगे, ये पहली गाड़ी की चाल है, तो दूसरी गाड़ी की चाल भी x मानोगे। अब ये सापेक्ष चाल अगर निकालोगे तो ये x प्लस x लोगे और डिस्टेंस कितनी होगी, अगर दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं तो उन्हें अपनी दोनों की लंबाइयों के जोड़ के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक की लंबाई 810 है और दूसरी की लंबाई 1220 है। इसे पार करने में कितना टाइम लग रहा है इन लोगों को, ये दे रखा होगा 29 सेकेंड। ये आपका मीटर में है और यहां पे आपका सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में यहां से आप आंसर लाओगे, लेकिन आपको लाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो अभी आप 18/5 से भैया गुणा कर दो,
ये करते ही आप इसे हटा दोगे, अब आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। 1x और 1x कितना होगा 2x, 810 और 1220 को अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा 12 और 8 2000, यानी 2030 बन जाएगा। भाग में लिखोगे 29 और इधर लिखोगे 18/5। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो इस 2 से इसे काटोगे 9 पर, इस 5 से इसे काटोगे 5 चौक 20, 5 छक 30, एक साथ 2 अंक काटें तो 0। ये 406 डायरेक्ट 29 से कट रहा होगा, देख लो कितने पे कट रहा है। अगर इसे 30 मान ले तो 30 का पहाड़ा लगभग देख लो कहां तक जा रहा है। 9 से हमें क्या बनाना है, आप अलग काट कर देखना चाहो तो अलग देख लो। इसे अगर 29 से भाग करेंगे 29 से कम 29 आएगा, यहां बचा होगा 11, 6 उतार लो, 29 का पहाड़ा कहां तक पड़ेंगे 4 तक, यानी ये आपका बन गया होगा जब इससे भाग किया होगा 14। 14 और 9 की गुणा करोगे, 14 नेम 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। इसे आप चाहो तो हटा दो। 126 आपका पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। 13 संख्याओं का औसत 9 है, पहली 7 का औसत 10 है, अंतिम 7 का औसत 9 है। देखो 13 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 9 है, फिर कहा पहली 7 का औसत, इन्हीं 7 संख्याओं का औसत 10 है, और अगली बार में जो कहा फिर से 7 संख्याओं का औसत 9 है। अगर यहां पे बात योगफल की करें, 13 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो केवल गुणा करोगे, 13 नेम 117। 7 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो ये 70 होगा, और यहां 9 संख्याओं का अगर जोड़ निकालेंगे, 7 संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो गुणा करनी है, ये बन जाएगा 7 नेम 63। 7 का ये और 7 का ये, 14 संख्याओं का अगर जोड़ यहां से निकाला जाए, 14 संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 133। 117 में से अगर 133 कम करोगे तो ये दे रखा है आपका 7 और 7, 13 संख्याओं का जोड़ 117 था, 14 का जोड़ 133 था। 7वीं संख्या यहां कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया है। ये 2 बार जुड़ गई है, तो 133 में से 117 कम करोगे, कितना बचा होगा 16। 33 में से केवल 17 कम कर लो, 100 में से तो 100 कम हो ही चुका है। अगला प्रश्न देखो, जिसमें कहा है ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, यदि अब उनकी बचत समान है। देखो एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए ने 85% खर्च कर दिया। अगर ए ने 85% खर्च कर दिया है तो अब 15% अभी भी उसके पास बचा है। बी ने 70% खर्च किया है तो बी के पास अभी भी 30% बचा है, और ऐसा करने से अब उनकी बचत जो है वो बराबर हो गई। इसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ए और बी का अगर रेशियो निकालोगे तो ए के बराबर में 2 लिखा है और बी के बराबर में 1 लिखा है। ए 2 रुपए बचा रहा है, ये 1 रुपए उसकी इनकम होगी। 2 और 1 अगर यहां से जोड़ोगे तो आप बताओगे 3 अनुपात, जबकि यहां पे जोड़ के कहा है 45,000, तो 3 अनुपात अगर 45,000 के बराबर है, 1 अनुपात 15,000 के बराबर होगा। 1 अगर 15 के बराबर है, अब अगर ए का मान पूछा है तो 2 अनुपात की वैल्यू बताओ, और बी का पूछा है तो 1 की वैल्यू यही हो जाएगी। बी का वेतन बताना है, यानी 15,000 ही आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण और परिमाप का अनुपात कितना होगा। आयत जो होता है वो एक 4 भुजाओं से बंद ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, लंबाई ये वाली 20 हो गई तो ये वाली भी भुजा भी 20 होगी, चौड़ाई 15 ये है तो ये वाली भी 15 ही होगी। सबसे पहले हमें बताना विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, इसे कहते हैं विकर्ण, और फिर बताना है परिमाप। दोनों का रेशियो बताना है,
विकर्ण निकालने का कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, लंबाई और चौड़ाई के वर्ग करके जोड़ दो, यानी 20 का वर्ग और 15 का वर्ग। जबकि परिमाप निकालने का फार्मूला होता है इन चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो हम इसे कहेंगे 2 बार लंबाई लिखा हुआ है और 2 बार चौड़ाई लिखा है। आप चाहो तो इसे अलग अलग जोड़ के बता सकते हो। 20 का वर्ग 400, 400 ये लिखा और 15 ये लिखा। 400 और 15 का वर्ग 225 होगा। इसे अगर हल करोगे तो 20, 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा। भाई इनको जोड़ेंगे तो 35 होगा और 35 में 2 से गुणा करेंगे तो 70। इससे जोड़ोगे तो ये 625 होगा और ये 70 ऐसे ही। 625 के लिए आप 25 लिखोगे। 625 को वर्गमूल से बाहर निकाला है। 5 से काटोगे 5 पर और 5 से काटोगे 14 पर। 5:14 इसका फाइनल आंसर होगा और ये आपका तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में इतने रुपए हो गई और 8 वर्ष में इतने हो गई, तो मूलधन कितना था? 3 वर्ष में कोई रुपए थे वो 4,500 रुपए हो गए और 8 वर्ष में कोई रुपए, वही राशि वो 10,000 रुपए हो गए। अब एक चीज बताओ भाई, 3 साल में इतने रुपए थे और 8 साल में वो इतने हो गए, तो जितने रुपए बढ़े हैं वही तो ब्याज होगा। और ये बड़ा कितने टाइम में? 3 वर्ष से 8 वर्ष का टाइम लगा है, तो ये 5 वर्ष रहा होगा बीच में। 10,000 में से इतने रुपए कम करोगे तो ये 5 साल का जो ब्याज निकल कर आएगा वो इतना ब्याज बन जाएगा। इसे क्या कहोगे आप? ये ब्याज होगा। अब हमें बताना क्या, अगर 5 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का कितना होगा? इसी को 5 से भाग करो। अगर 5 से भाग करोगे तो ये 1100 रुपए आ जाएगा। 1 साल में 1,100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब चाहो तो आप यहां से पकड़ लो प्रश्न को, चाहे यहां से। अगर यहां से पकड़ रहे हो तो 3 साल का ब्याज पता करो, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? अगर 1 साल का ब्याज आपका 1100 रुपए है तो 3 साल का होगा 1100 में 3 से गुणा करोगे 3300 रुपए हो जाएगा। हमें क्या बताना? वो रुपए आपने ब्याज पे 3 साल के बाद इतने रुपए हो गए, तो यहीं से क्या करोगे, इतना जो 3 साल का ब्याज है वो यहां से कम करो। 4500 रुपए में से अगर 3300 कम करोगे 1200 रुपए आपका आंसर होगा और ये पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर आप कहो ये प्रश्न 8 वर्ष वाले से करो तो 1 वर्ष का ब्याज इतना है, 8 वर्ष का ब्याज निकालोगे और उसे 10,000 में से कम करोगे तब भी आपका 1200 ही आंसर आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे? एक संख्या बताओ जिसे 4 से भाग करें या 6 से या 7 से या 8 से या 9 से, तो हर बार में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो पहले यही बता दो कि इन्हीं से कटने वाली संख्या पता करो। शेषफल तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं है प्रश्न में तब केवल इनका एलसीएम निकालोगे, जिसे हम लोग लासा कहेंगे। 2 से काटेंगे 2 पर, 3 पर, 7 पर, ये 4, ये 9। फिर 2 से काटोगे 1 पर, 3 पर, 7, 2, 9। फिर 2 से काटेंगे। लासा इनका आप डायरेक्टली भी अगर आपको पता है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। 3 से काटेंगे। अब इन्हें काटिए मत, ऐसे ही हल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 24 की गुणा 7 से करोगे तो 24 की गुणा अगर 7 से कर रहे हैं, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16। इसी में 3 से गुणा करोगे, 3 अट्ठे 24, क्योंकि ये 3 रह गया है। 3 छक 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। 504 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट रही है, लेकिन हमें पूरा पूरा नहीं काटना है। अगर हम इसके लिए 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 शेषफल बचाने के लिए 3 आप इसमें जोड़ दो, तो वो जो संख्या होगी वो 507 होगी। अब चाहे तो इसे 4 से भाग करके देख लो, चाहे 6 से भाग करो, चाहे 7 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से। हर बार में आपके लिए हर हाल में 3 ही शेषफल बच रहा होगा। तो 507 आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। इस तरह से आज की इस क्लास का केवल जो मकसद था उसे आप लोग भी बहुत अच्छे से कामयाब बनाना कि एसएससी जीडी का किस लेवल का पेपर आ रहा है।
कल आपका एग्जाम है, उसके लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। अच्छे से आप केवल अपने आपका माइंड कंसेंट्रेट करने के लिए इस क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एसएससी जीडी कोई हुआ नहीं है जो आपसे ना हो। जब आपने फॉर्म भरा है तो इसका मतलब आप उसके लायक हो, तभी तो आप में ये ख्याल आया होगा कि आपने फॉर्म भर दिया है। तो ये तो बिल्कुल अब टेंशन मत लो, कल आपका एग्जाम है कि ये चीज आपसे नहीं हो पाएगी, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। बस अच्छे से इस पूरी क्लास को देखना, जिससे आपको पता लग जाएगा पेपर कैसा आ रहा है। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इसी तरह की आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे, उसके लिए आप अपने चैनल मैथ का डर खत्म से परमानेंटली जुड़ जाए, जिससे आपको इस तरह की और भी क्लासेस मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।